हेलो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि राणा सूर्य प्रताप सिंह का आमना सामना एक बार फिर से तेजस्विनी के साथ होता है। जहां राणा सूर्य प्रताप सिंह तेजस्विनी को पहचान जाता है तो वह उसे अपना चेहरा दिखाने की बात करता है। ले, लेकिन तेजस्विनी उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं मानती। अब आगे राणा सूर्य प्रताप तेजस्विनी से कहता है कि तुम मेरी लाइफ में दोबारा मत आना, वरना मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खुद के पास कैद कर लूंगा। वहीं तेजस्विनी उसकी बातों को सुनकर आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके कहने का मतलब क्या है, लेकिन वह इन सब बातों को इग्नोर कर अपने साथ सुदर्शन को लेकर वहां से चली जाती है। वहीं राणा सूर्य प्रताप सिंह तेजस्विनी को वहां से तब तक जाता हुआ देखता रहा जब तक कि वह वहां से चली नहीं गई। इस समय राणा सूर्य प्रताप का दिल ही जान रहा था कि वह कैसे उसे खुद से दूर जाने दिया। वह कभी किसी लड़की को अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहता था, पर उसका दिल उससे बगावत कर रहा था। अब आगे तेजस्विनी सुदर्शन को अपने साथ लेकर अपने हेलविला पहुंच जाती है, जहां वह उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करती है। उसने उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि सुदर्शन को तो अब जिंदगी से ज़्यादा अच्छी मौत लग रही थी। वह बार बार गिड़गिड़ाते हुए अपनी मौत के लिए दुआ मांग रहा था। वहीं तेजस्विनी ने सुदर्शन के बच्चों को एक अनाथालय में डाल दिया था। वह उनके साथ बुरा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी पत्नी को वह छोड़ने वाली नहीं थी। कैसे वह एक औरत होकर और छोटी छोटी मासूम बच्चियों के जिस्म का सौदा कर सकती थी। वह औरत के नाम पर कलंक थी। इस वजह से उसने भी उसे उसी बाजार में बेच दिया जहां सुदर्शन सभी बच्चियों को ले जाकर बेचता था। आखिर में इस औरत को भी तो पता चलना चाहिए कि उन मासूम बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती थी जब राक्षस और हैवान लोग उनके जिस्म को नोच खाते थे। वह दर्द व पीड़ा का एहसास उसे भी तो होना चाहिए। वही सुदर्शन का हालत इतना ज़्यादा खराब हो गया था कि वह हर पल मौत की दुआ मांग रहा था, और तेजस्विनी ने उसे मरने नहीं दिया था। वह उसे उतनी आसान मौत नहीं देना चाहती थी। आखिर में उसके पाप भी तो बहुत बड़े थे। उसने कितने दिनों तक कितने लड़कियों का शोषण किया है, तो वह इतने आसानी से कैसे मरेगा। हर रोज उसके साथ खतरनाक तरीके से वही होता था जो वह उन लड़कियों के साथ करता था, जिससे उसकी रूह तक कांप जाती थी। वह आज खुद को इतना बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। उसकी आंखों के सामने उन लड़कियों का मासूम चेहरा घूमता हुआ नजर आता था। जब जब उसके साथ वह गलत काम होता था, तब तब उसे उन लड़कियों का चेहरा नजर आता था, और अब जाकर उसे रियलाइज हुआ था कि उसने कितना बड़ा पाप किया था। उन मासूम लड़कियों की चीखें अब उसके कानों में गूंजने लगती थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसने अपनी हैवानियत के चलते कितना गलत किया था। आज जब वही सब उसके साथ हो रहा था,
तो उसे उन लड़कियों के दर्द का हर पल एहसास हो रहा था। वह भगवान से मौका मांग रहा था कि एक बार उसे फिर से मौका दे दे। तो वह उन लड़कियों के साथ जितना बुरा किया है, अपने खून का कतरा कतरा बहाकर भी उनके साथ हुए अन्याय का दर्द भोगेगा। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता है, लेकिन उनके जख्मों को भरा नहीं जा सकता था। पर उनकी आत्मा को ठंडक तो पहुंचाई जा सकती थी, इसे टॉर्चर करके। इस वजह से उसने उसे इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करना चुना था। वही उसका फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं था। कुछ दिन बाद तेजस्विनी अपना काम करके मुंबई से वापस अपने शहर जबलपुर लौट आती है। लेकिन आज भी उसके कानों में राणा सूर्य प्रताप की वह आवाज़ गूंज रही थी। जब कभी वह शांत एकांत में होती थी तो अचानक से उसके कानों में हवा के झोंके के समान वह आवाज़ होकर गुजर जाती थी। एक पल के लिए उसका दिल अचानक से सिहर उठता था, लेकिन दूसरे ही पल वह अपने आप को मजबूत बनाते हुए यह बस एक डरावना सा एहसास है यह सोचते हुए उन ख्यालों को झटक देती थी। लेकिन उसे क्या पता था, यह डरावना सा एहसास भविष्य में आगे चलकर सच होने वाला है। उसे दूर दूर तक इस बात का अंदाजा होता तो वह कभी भी राणा सूर्य प्रताप के सामने नहीं पड़ती। लेकिन मोनी को तो कुछ और ही पसंद है। नियति ने तो इन लोगों के लिए कुछ और ही सोच रखा था। वही राणा सूर्य प्रताप, वह राजस्थान लौटने के बाद एक पल के लिए भी ऐसा नहीं होगा जब उसने अपनी आंखों के सामने तेजस्विनी को न देखा हो। भले ही उसने उसका चेहरा नहीं देखा था, पर उसकी नीली आंखें उसका कत्ल करने के लिए काफी थी। वह उन आंखों में इस कदर समा गया था कि न चाहते हुए भी वह लड़की उसके आंखों के सामने घूमती रहती थी। उठते सोते जागते उठते बैठते हर वक्त बस वह उसके आंखों के सामने होती थी। पर वह कभी इस भाव को अपने चेहरे पर नहीं आने देता था, जिस वजह से उसके दोस्तों को थोड़ा भी एहसास नहीं होता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन अब उसका दिमाग पूरी तरह से पागल हो रहा था। उसका दिल बस हर वक्त उस लड़की के बारे में जानने के लिए बेचैन था। उसने उस दिन डिसाइड किया था कि वह अब उसका पीछा नहीं करेगा। अगर नियति को मंजूर होगा तो वह फिर उसके सामने आएगी, तब वह उसे छोड़ेगा भी नहीं। इसी एक सोच के साथ उसने उससे दूरी बना ली थी, पर यह दूरी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह इतना ज़्यादा बेचैन हो चुका था कि अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। न चाहते हुए भी उसका दिल वह कर बैठा जो उसे नहीं करना चाहिए था। यानी अब वह उसकी जानकारी सीक्रेट तरीके से निकलवाना शुरू कर देता है। दूर दूर तक इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था। वहीं तेजस्विनी को भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उसे बड़ी शिद्दत के साथ ढूंढ रहा है।
और वैसे भी उसने अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से हाइड कर रखा था। कोई चाहे कितना भी ढूंढ ले, जब तक वह नहीं चाहेगी कोई उस तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए उसे इस बात का कोई डर नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और सब कुछ सामान्य होता गया। वहीं तेजस्विनी अपने ऑफिस के कामकाजों में बहुत ही अच्छे से डूब चुकी थी, जिस वजह से अब धीरे धीरे उसके दिमाग से वह बातें भी ख्याल बनकर निकल चुकी थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तेजस्विनी ऑफिस में अपना काम करके एक दिन घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन तभी उसे कुछ काम आ जाता है, जिस वजह से वह गाथा और प्रथा को बोलती है कि तुम दोनों आश्रम के लिए निकल जाओ। फिर उसे याद आता है कुछ ऐसा जिसे वह उन लोगों से बिना पूछे खुद को नहीं रोक पाती। वह उनसे बोलती है कि तुमने सुदर्शन की सारी प्रॉपर्टी का क्या किया। तो गाथा बताती है कि उसे हमने अनाथालय वाले ट्रस्ट में दे दिया है, जिससे कि वहां रह रही बहुत सी ऐसी लड़कियां जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, उनके लिए यह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। पैसों की कमी होने की वजह से सारे लोग एक साथ नहीं जा सकते थे, लेकिन सुदर्शन में बहुत पैसा इकट्ठा कर रखा था। अब उसका परिवार नहीं था, ना ही उसे खर्च करने वाला। तो तेजू ने उसकी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में दे दिया। यह ट्रस्ट खुद उसके द्वारा बनाया गया था, जहां वह बहुत सी बेसहारा बच्चे औरतों को सहारा दिया करती थी। यहाँ बच्चे, बूढ़े, औरत सभी प्रकार के लोग रह सकते थे। किसी को भी कभी यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं होती थी। वह अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा भाग इन लोगों की सुख सुविधा के लिए खर्च करती थी। उसने ऐसे कई आश्रम खोल रखे थे। और कई ऐसी संस्थाएं थी जिसके जरिए वह लड़कियों की शिक्षा पर काफी ध्यान देती थी। वहीं उसकी बातों को सुनकर तेजस्विनी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती थी। यह ठीक रहेगा, लेकिन तभी उसे याद आता है कि सुदर्शन के बच्चों का क्या हुआ। तो वह बोलती है कि उन्हें भी अच्छी और उच्च तालीम के लिए हमने उनके लिए बहुत ही अच्छे से व्यवस्था कर दिया है। उन्हें वहां किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तेजस्विनी को अच्छे से पता था गलती उन लोगों ने की थी, इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं थी। इसलिए वह उन बच्चों से उनका हक नहीं छीन सकती थी। हाँ, भले ही उन्हें उनके माँ बाप के द्वारा दी जाने वाली सुख सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं होगी, पर उन्हें यहाँ किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। वह आम बच्चों की तरह खुशी से वहां जी सकते हैं। वही गाथा बोलती है कि तुम उन लोगों के लिए जितना कर रही हो बहुत कर रही हो।
वैसे भी वह इसके हकदार नहीं है। उसकी बातों को सुनकर तेजू बोलती है कि नहीं, हम उनका हक नहीं छीन सकते हैं। भले ही उनके माँ बाप दुनिया के लिए कैसे हों, लेकिन वह अपने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे माँ बाप थे, जिस वजह से उन बच्चों को अपने माँ बाप के ना होने की तकलीफ और कमी जरूर महसूस होती होगी। वहाँ की वार्डन से कह दो वह उन लोगों का अच्छे से ध्यान रखें। कुछ दिनों में वह यहाँ घुल मिल जाएंगे, तब वह दूसरे बच्चों की तरह जीना सीख लेंगे। लेकिन अभी उन बच्चों का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखा जाए। उसकी बातों को सुनकर गाथा को समझ नहीं आता कि तेजस्विनी क्यों इतनी दयालु है। वह क्यों ऐसे लोगों के बच्चों को पाल रही है। उनकी जिंदगी क्या उन बच्चों की तरह नहीं होनी चाहिए, जिन माँ बाप के बच्चों को उनके बाप ने जीते जी मार डाला था। उनके शरीर के अंग बेचकर उन पैसों से उसने अपने इन्हीं बच्चों के लिए सुख सुविधाओं का सामान खरीदा था। इन सब चीज़ों से गाथा को बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती थी, जिसलिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। वही तेजस्विनी उसकी बातों को समझ रही थी, लेकिन फिर भी अगर वह भी ऐसा ही करेगी तो उसमें और उन घटिया लोगों में फर्क क्या रह जाएगा। तभी तेजस्विनी बोलती है कि ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं कुछ काम करके 9 बजे तक मैं वापस आ जाऊंगी। उसकी बातों को सुनकर गाथा बोलती है कि कहाँ जा रही हो। तो वह बोलती है कुछ काम है, वहाँ मुझे अभी जाना होगा। तो वह बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। तो वह बोलती है कि यानी तेजस्विनी बोलती है कि अभी तुम्हें साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल अभी तुम आश्रम जाओ, वहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। और हाँ, सारी फाइलों को घर को ले जाना मत भूलना, हमें उसे आज रात को ही चेक करना है। उसकी बातों को सुनकर गाथा हाँ बोल देती है। इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। तेजस्विनी भी जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर शहर के आउटसाइड जाने लगती है। इस समय वह किसी सीक्रेट जगह पर जा रही थी, जहां शायद कुछ ऐसा सीक्रेट था जो सबके जानने लायक नहीं था। इसी वजह से उसने अभी गाथा से कुछ नहीं बताया। तेजस्विनी अभी आधे घंटे का सफर कर जंगल की ओर से जा रही थी। अचानक उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वह गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी का बोनट उठाकर गाड़ी को चेक करने लगती है, तो देखती है कि गाड़ी में थोड़ी खराबी आ गई थी। वैसे उसे गाड़ी अच्छे से बनाना आता था, वह इस काम को कर सकती थी, लेकिन अब थोड़ी देर लगने वाली थी, जिस वजह से उसे वहां पहुंचने में देर होने वाली थी। यह सब सोचते हुए उसका सर चकरा रहा था। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था, जिस वजह से वह किसी से हेल्प भी नहीं ले सकती थी। तो वह खुद डिसाइड करती है कि दूसरी गाड़ी मंगाने से अच्छा है कि वह इसे कुछ देर मेहनत करके बना ही लेगी। वह चाहती तो इस वक्त दूसरी गाड़ी मंगा सकती थी,
लेकिन ज्यादा खराबी न होने की वजह से वह खुद ही बनाने के लिए तैयार हो जाती है। आसपास कोई नहीं था, जिस वजह से वह अपने चेहरे का मास्क भी उतार देती है। अक्सर वह अपने चेहरे पर मास्क लगा के रखती थी। थोड़ी ही देर में वहां से 3-4 गाड़ियां गुजरने लगती हैं। अचानक से सामने वाली गाड़ी में बैठा व्यक्ति की नजर उस पर पड़ती है, तो वह देखकर चौंक जाता है। वह तुरंत ही गाड़ी को रोकने के लिए बोलता है। एक ही झटके के साथ उसकी गाड़ी रुक जाती है। उस गाड़ी के रुकते ही बाकी की गाड़ियां भी जल्दी जल्दी अपना ब्रेक लगाती हैं। तभी वह आदमी अपने बॉस से चिल्लाते हुए बोलता है, बॉस बॉस, ये वही लड़की है जो उस दिन हमारे अड्डे पर आकर हमारे सभी प्लान को बर्बाद करके चली गई थी, जिस वजह से हमारा करोड़ों का घाटा हुआ था। इत्तेफाक से इस आदमी ने तेजस्विनी के वन साइड का चेहरा देख लिया था और इस वक्त गाड़ी बनाते हुए उसने उसका एक साइड का चेहरा ही देखा था, यानी वन साइड का उसका फेस देखने की वजह से वह उसे पहचान गया था। और वह उसे पहचानता भी क्यों नहीं, आखिर में तेजस्विनी थी ही इतनी ज्यादा खूबसूरत कि कोई उसे एक बार देख ले तो वह उसे भूल नहीं सकता था। वहीं उन सारे गाड़ियों को वहां रुकता देखकर तेजस्विनी सोचती है कि यह लोग यहाँ क्यों रुक गए। क्या वह लोग सोचते हैं कि उसे उसकी हेल्प की जरूरत है? अगर वह लोग हेल्प के लिए कहेंगे तो वह उन्हें साफ मना कर देगी। वैसे भी उसे किसी का हेल्प लेना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसके सोच के उल्टा उस गाड़ी के अब सारे लोग बाहर निकलने लगते हैं। वहीं तेजस्विनी अपनी तिरछी नजरों से उन पर नजर रखे हुए थी, जिस वजह से उसे कुछ गड़बड़ का एहसास होता है। वह समझ चुकी थी कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक से उसकी नजर उस गुंडों के लीडर पर पड़ता है। एक ही नजर में देखकर तेजस्विनी समझ जाती है कि यह लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। अभी उसकी गाड़ी को ठीक होने में थोड़ा और वक्त लगने वाला था। कमबख्त यह गाड़ी भी इसी वक्त खराब होनी थी। बस थोड़ा सा और वक्त मिल गया होता तो वह गाड़ी बनाकर इन लोगों के आंखों में धूल झोंक कर यहाँ से आराम से भाग सकती थी। लेकिन लगता है अब उसे अपने हाथ पैर ढीले करने पड़ेंगे। चलो कोई बात नहीं, बहुत दिनों से एक्सरसाइज नहीं हुई है तो प्रैक्टिस कर लेंगे, या सब सोचते हुए वह अब अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। वहीं अब थोड़ी देर में वह लोग उसके पास पहुंच चुके थे। उसे वहां खड़ा हुआ देखकर वह गुंडों का लीडर जोर जोर से हंसने लगता है। तेजस्विनी ने जो कि अभी दूसरी तरफ अपना फेस करके खड़ी थी, वह जल्दी से अपना मास्क लगा लेती है, क्योंकि वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि यह लोग उसका चेहरा देखें। वहीं उसके जोर जोर से हंसने की वजह से वह मुड़कर उसकी ओर देखती है और अपनी भौहों को उचकाते हुए पूछती है कि क्या है, इस तरह सड़क पर आकर पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो? क्या तुम्हें दौरे पड़ रहे हैं? उसकी बातों को सुनकर उस गुंडों के लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह अपने दांत पीसते हुए बोलता है, घटिया लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बोलने की? क्या तुझे पता है कि तेरे सामने कौन खड़ा है? तो तेजस्विनी मुस्कुराते हुए बोलती है कि क्या तुझे नहीं पता है?
मेरे सामने कौन खड़ा है, और अगर तुझे नहीं पता है तो यहाँ मुझसे क्यों पूछने चला आया? जाके अपने बाप से पूछ, अपनी बाप से नहीं तो अपने माँ से पूछ, उसे तो ज़्यादा अच्छे से पता होगा। उसकी ऐसी जहरीली बातों को सुनकर उस गुंडों के बास को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह अपने दांत पीसते हुए बोलता है कि तेरी जबान बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन फिक्र मत कर, अभी मैं ऐसे काटूंगा कि तू भूल कर भी इसे चलाने की कोशिश नहीं करेगी। इतना बोलकर वह पागलों की तरह फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं उसे उस तरह हंसता देखकर तेजस्विनी अपना सर हिला देती है। उसे अच्छे से पता था कि भौंकने वाले यह कुत्ते उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तभी वह गुंडों का लीडर अपने लोगों को इशारा करता है, उठा लो इस घटिया लड़की को, इसे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगी। वहीं उसका ऑर्डर पाते ही उसके लोग तेजस्विनी की ओर दौड़ लगा देते हैं, लेकिन वह उस तक पहुंच पाते और उसे छू पाते इससे पहले ही तेजस्विनी उन्हें बहुत तेज से किक मारती है, जिससे वह अपनी जगह से 10 कदम पीछे जाकर गिरते हैं। वहीं उसकी इस तरह की फुर्ती और पावर को देखकर वह गुंडों का लीडर समझ जाता है कि इस लड़की को अपने बस में करना इतना आसान नहीं है। वह बिना देर किए अपने पास से गन निकालता है। वहीं तेजस्विनी उसे गन निकालता देखकर तुरंत ही सतर्क हो जाती है, लेकिन वह भी कम नहीं थी। उसके पास भी हमेशा एक गन मौजूद रहती थी, जो कि वह अपनी बॉडी पर अपने साथ ही लगाकर रखती थी। और बाकी उसकी गाड़ी, उसमें तो कितने हथियार छुपे हैं उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं था इन पागल लोगों को। लेकिन वह अभी कुछ भी कर पाती इससे पहले ही वह गुंडों का लीडर शूट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसे अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही अपनी गाड़ी के पीछे छुपना पड़ता है। वहीं वह गुंडों का लीडर जब देखता है कि वह कैसे उससे बचने की कोशिश कर रही है, तो वह अपने लोगों को भी ऑर्डर देता है। अब उसके आदमी भी अपने हाथों में गन लेकर उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। लड़ाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गई थी। उन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा हथियार थे। वह लोग इस समय किसी पर हमला करने ही जा रहे थे, जिस वजह से वह पूरी तैयारी से जा रहे थे। लेकिन इत्तेफाक से तेजस्विनी उनके सामने दिख गई और इन लोगों का तेजस्विनी के साथ पुराना झमेला था, जिस वजह से उन लोगों ने वहां न जाकर तेजस्विनी के साथ पहले निपटना सही समझा। वहीं तेजस्विनी के पास सिर्फ इस वक्त एक गन थी, जिस वजह से शायद अब वह उन लोगों को ज्यादा देर नहीं रोक पाएगी। वह अपनी गाड़ी को खोलकर उसके अंदर से दूसरी गन निकाल पाती कि इससे पहले ही वह सारे गुंडे एक साथ उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वह गाड़ी से दूर जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। अब वह लोग उसकी गाड़ी को चारों ओर से घेर कर उस पर अटैक करने लगे थे। अब उसका गाड़ी तक जाना बहुत ही मुश्किल होने वाला था और वह कुछ नहीं कर सकती थी।
इसलिए वह सीधा जंगल की ओर अंदर चली जाती है। अगर वह जंगल में जाएगी तो इन लोगों के हाथों से आसानी से बच सकती है। जंगल बहुत ही ज्यादा घना था, जिस वजह से उसके बचने के चांस ज्यादा थे। वहीं यह सारा एरिया उस जंगल के अंदर आता था, जिस जंगल को तेजस्विनी ने खरीद रखा था। और यह क्यों था, यह तो आपको आगे ही पता चलेगा। वह लोग अब बहुत ही तेजी के साथ तेजस्विनी के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक से तेजस्विनी के पैरों पर एक गोली आकर लगती है। गोली उसके पैरों को छूकर ही निकली थी, लेकिन झटका इतनी जोर का था और सामने गड्ढा पड़ने की वजह से तेजस्विनी अपनी जगह से लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाती है। लेकिन वह दूसरे ही क्षण खुद को संभाल लेती है, इससे पहले कि वह खड़ी हो पाती। वह लोग बहुत ही फुर्ती के साथ आकर तेजस्विनी को चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी उन गुंडों का बॉस तेजस्विनी के सामने आता है और गुस्से से उसकी ओर देखते हुए बोलता है, तुमने क्या सोचा था कि तुम हमसे आसानी से बचकर यहाँ से भाग जाओगी? तुमने हमारा इतने करोड़ों का नुकसान किया है। जब तक मैं उस नुकसान की भरपाई नहीं कर लूंगा, तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म के ऐसे चिथड़े निकालूंगा कि जिसे देखकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। इस समय वह गुंडों का लीडर बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वह कितने दिनों से इस लड़की को ढूंढ रहा था, पर यह तो मानो जैसे हवा में गायब हो गई थी। अगर आज वह आदमी उसे न पहचानता तो यह लड़की उनके आंखों के सामने होते हुए भी कभी उनके हाथ न लगती। वहीं वह गुंडों का लीडर तेजस्विनी की ओर देखते हुए बोलता है, वैसे देखने में तो तू पूरी हुस्न की परी लग रही है, लेकिन हर वक्त अपने चेहरे पर यह नकाब क्यों ढक कर रखती है? क्या तेरा चेहरा देखने लायक नहीं है? मुझे तेरा चेहरा देखने की बहुत ही उत्सुकता हो रही है। जरा देखूं तो तेरे चेहरे के पीछे ऐसी कौन सी चीज छुपी है जिसे तू हमेशा ढक कर रखती है? इतना कहते हुए वह उसका नकाब हटाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह उसे छुपाता इससे पहले ही तेजस्विनी उसे एक झटके के साथ किक कर देती है, जिस वजह से वह दूर जाकर गिरता है। अब उसे इस लड़की पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह उसकी इसी पल जान लेना चाहता था। वह गुस्से से अपनी जगह पर खड़ा होता है और तेजी से तेजस्विनी की ओर बढ़कर उसके बालों को अपने मुट्ठी में भर लेता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई? एक तो तू इस समय हमारी बंदूक की नोक पर पड़ी है और ऊपर से तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे लात मार रही है। मैं तेरा ऐसा हश्र करूंगा कि तू सपने में भी नहीं सोचेगी। इतना भयानक नजारा तूने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। जैसा तेरा हाल मैं करने वाला हूं। यह सब बोलते हुए वह गुस्से से उसके बालों को पकड़कर खींच रहा था। वहीं तेजस्विनी को अपने बालों में दर्द होने लगा था। वह तुरंत ही उसके हाथों को जोर से पकड़ लेती है। उसकी पकड़ इतनी ज्यादा थी कि उस गुंडों के बॉस को लग रहा था कि उसके हाथों की हड्डी टूट जाएगी। वह गुस्से से अपने लोगों को चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ लोग, तुम लोग क्या
खड़े होकर मेरा मुंह देख रहे हो? जल्दी से इस लड़की को पकड़ो वरना ये मेरे हाथ तोड़ डालेगी। यह कहते हुए उसके चेहरे पर दर्द की लहर साफ साफ देखी जा सकती थी। वहीं अपने बॉस को इस तरह से चिल्लाता देखकर वह लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं और तेजस्विनी को पकड़ लेते हैं। उसके दोनों हाथों को इस वक्त 4-4 लोग पकड़े हुए थे। वहीं तेजस्विनी उन्हें एक ही झटके में उठा के पटक देती है, लेकिन इससे पहले वह दोबारा अटैक करती कोई पीछे से आकर उसके सर पे बहुत जोर से मारता है, जिस वजह से उसका पूरा सर दर्द की तेज लहर से झनझना उठता है। लेकिन फिर भी वह खुद को गिरने नहीं देती है और उसी पोजीशन पर खड़ी रहती है। यह देखकर वह गुंडों का बॉस बोलता है कि अरे बाप रे, यह कितनी मजबूत हड्डी की है। अगर कोई इतनी जोर से मेरे सर पर वार करता तो मैं उसी समय बेहोश हो जाता। लगता है इसे इतनी आसानी से काबू में नहीं किया जा सकता है। तुम लोग क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे और इतना मारो कि यह अधमरी हो जाए, तब जाके इसे काबू में कर पाओगे। इतना सुनना ही था कि वह लोग अब तेजस्विनी के हाथ पैर को बहुत ही तेजी से साथ पकड़ लेते हैं। वहीं वह गुंडे का लीडर उस आदमी से उस राड को मांगता है जिससे अभी अभी उसने तेजस्विनी पर वार किया था। वहीं वह उस राड को लेकर अपने हाथों में घुमाते हुए एक भद्दी हंसी हंसते हुए बोलता है, ओ मेरी जान, अब तेरा क्या होगा? बहुत फुदुकती है ना? वैसे तू मेरी टीम में मिल जाए तो मैं बहुत सारे ऐसे कामों को अंजाम दे सकता हूँ जो मैं आज तक नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि तेरे जैसी ताकतवर बुलबुल अगर मेरे साथ रहेगी तो मैं आराम से अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतार पाऊंगा। वहीं उसकी बातों को सुनकर तेजस्विनी गुस्से में उसकी ओर देखते हुए बोलती है कि घटिया इंसान, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरा कोई ऐसा काम करूंगी? वहीं उसकी बातों को सुनकर वह आदमी तेजस्विनी के पैरों में जोर से उस राड को मारता है, जिससे तेजस्विनी के मुंह से एक दर्द भरी आह निकलती है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके पैरों पर मारा था, जिस वजह से उसके पैरों पर जख्म हो जाता है। वहीं वह फिर से बोलता है कि वाकई में तू बहुत मजबूत हड्डी है। तुझ जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, सच कह रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था तेरे मजे लूंगा और तुझे किसी गटर में फेंक दूंगा, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कि मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूं। इतना मजबूत माल अगर किसी को मिलेगा तो भला वह क्यों छोड़ना चाहेगा? क्या कहती है, क्या तू मुझसे शादी करेगी? तो देख, अगर तू मेरी शर्तों को मान गई तो मैं तुझे रानी बनाकर रखूंगा, वरना तू सोच नहीं सकती है कि मैं तेरा अंत कैसे करूंगा। तेरी रूह भी कांप जाएगी, मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा। वहीं तेजस्विनी उसकी बातों को सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। उसे इस तरह हंसता देखकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्य से उसे देख रहे थे। उसका बॉस एक जल्लाद था। उसके हाथ अगर कोई लड़की लग जाती थी तो वह उसे इस तरह से निचोड़ता था जैसे मानो वह किसी नींबू को बुरी तरह से निचोड़ रहा हो, और उसमें से एक एक बूंद तब तक निकालता था जब तक कि वह बेकार छिलका न बन जाए। और यह लड़की उसके बॉस के सामने इस तरह से हंस रही थी। क्या इसे मरने का डर नहीं था? हद है यार, यानी सच में इसके गुंडे
इसी की तरह सोचते हैं। उदाहरण भी दे रहा है तो कैसे चीज का दे रहा है। इसका उदाहरण सुनकर तो मुझे हंसी आ रही है। चलो कोई बात नहीं, बेचारे गुंडे लोग हैं, वह इससे ज्यादा नहीं सोच सकते हैं। वही तेजस्विनी उसकी ओर देखते हुए बोलती है, तुझे क्या लगता है तू मुझे किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है? तो यह तू सपने में सोच। उसकी बातों को सुनकर उस गुंडों के बास को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अपना दांत पीसते हुए बोलता है, तू पागल लड़की, तुझे क्या लगता है कि तू यहां से मेरे हाथों से बचकर वापस जा सकती है? अब तू मेरे हाथों लग गई है ना, तो भूल जा कि अब तुझे जिंदगी नसीब होगी। अब तो तुझे मैं वो दर्दनाक मौत दूंगा जिसकी तू कल्पना नहीं कर सकती है। अभी तक मैं तेरे हुस्न को देखकर तेरे लिए एक अच्छा ऑफर दिया था, लेकिन लगता है तुझे जिंदगी रास नहीं आ रही है। उसकी बातों को सुनकर तेजस्विनी उसकी ओर मुस्कुराकर देखती है और बोलती है, तू मुझे ऑफर देगा, तेरी औकात भी है मुझे ऑफर देने की। वहीं उसकी ऐसी बातों को सुनकर अब उस गुंडे के लीडर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, क्या कहा तूने? तूने मेरी औकात की बात की है। तुझे पता ही क्या है मेरी औकात कितनी है, लेकिन चल मैं तुझे अभी दिखा देता हूँ कि मेरी औकात क्या है। इतना बोलकर वह अपने हाथों में पड़े उस राड को पूरी ताकत के साथ घुमाकर तेजस्विनी के सर पर जोर से वार करता है, लेकिन इससे पहले वह राड उसे छू भी पाता, एक बहुत बड़ा जानवर आकर उसके ऊपर कूद जाता है, जिस वजह से वह राड दूर जाकर गिरती है और बाकी के सारे लोग अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम जाते हैं। ऐसा लग रहा था मानो वह पत्थर के खंभे हों जिसमें जान नहीं है। उनकी तो सांस ही अटक गई थी, क्योंकि उनके सामने एक बहुत ही लंबा चौड़ा सा शेर खड़ा था, जिसे देखकर उनकी तो जान हलक में ही अटक गई थी। वहीं उस शेर ने इतना जोर से पंजा मारा था कि उस बॉस का चेहरा पूरी तरह से जख्मी हो गया था। वह दर्द से चिल्ला रहा था। तभी वह शेर अपनी एक जोरदार दहाड़ देता है, जिसे सुनकर एक पल के लिए तो उन लोगों को ऐसा लगा कि मानो उनके कान के पर्दे ही फट जाएंगे। उसकी दहाड़ इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि वहाँ खड़े बहुत से लोग तो अपनी पैंट में पेशाब ही कर देते हैं। अब भला इतना बड़ा जानवर देखकर किसकी पतलून गीली नहीं हो जाएगी। वही हाल उन बेचारों का भी था। उन्हें थोड़ा भी अंदाजा होता कि वह जहाँ खड़े हैं वह एरिया इतना खतरनाक है, तो वह कभी भी यहाँ आने की गलती ना करते। और वैसे भी वह इस एरिया से बहुत बार आए और गए थे, लेकिन कभी भी उन्हें इस शेर के यहाँ होने की उम्मीद नहीं थी। उन्हें पता था कि यहाँ एक बहुत ही खतरनाक जंगली शेर रहता है, जो किसी के संरक्षण में रहता है। उसका शिकार यहाँ कभी कोई नहीं कर सकता है। वह इतना ज़्यादा खतरनाक था कि कोई उसके एरिया में भूल कर भी जाने की गलती नहीं कर सकता था। लेकिन इन लोगों को दूर दूर तक यह अंदाजा नहीं था कि यह शेर यहाँ कैसे आ गया। वहीं वह शेर एक ही पल में उन सब पर अब अटैक करना शुरू कर देता है। वह वहां अपने मालिक की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह से
खतरनाक हो चुका था। वहीं उस शेर को देखकर तेजस्विनी के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाता है। यह शेर और कोई नहीं, यह अश्वनी का वही पालतू शेर था जिसे अश्वनी ने यह शेर और कोई नहीं, यह वही पालतू शेर था, नन्हा सा बच्चा जिसे तेजस्विनी ने जंगल से उठाकर पाल लिया था। वहीं यह शेर तेजस्विनी को अपनी माँ की तरह मानता था। जब उसके जीने का कोई सहारा नहीं बचा था, उस वक्त यही नन्ही सी लड़की ने आकर उसे सहारा दिया था, जिस वजह से वह तेजस्विनी के बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। तेजस्विनी हमेशा उससे मिलने आती थी। वहीं इस पूरे जंगल को तेजस्विनी ने उसके लिए संरक्षित कर दिया था, जिस वजह से इस जंगल में रहते हुए वह इतना बड़ा हो गया था, पर उसने कभी किसी खतरे को महसूस नहीं किया था, ना ही कोई उसका शिकार कर सकता था। सिर्फ इसी एक शेर की वजह से तेजस्विनी ने इस पूरे जंगल को खरीद रखा था, जो कि उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। वहीं इस शेर का नाम उसने दानियल रखा था। वह शेर उन लोगों को बहुत ही खतरनाक तरीके से मार रहा था। वह वहां किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। उनकी हिम्मत कैसे हुई उसकी प्यारी माँ पर अटैक करने की, उसके रहते हुए वह उसकी माँ को कैसे हाथ लगा दिए। वह उनके हाथों को इस तरह से उखाड़ रहा था कि मानो वह उनके जिस्म में उनके हाथ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। उसे इस तरह से अटैक करता देखकर वहां से बाकी लोग इतनी बुरी तरह से भाग रहे थे कि खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। वह भागने की तो बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन डर की वजह से ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो उनके पैरों में जान ही ना बची हो। नहीं, वह शेर पागल हो चुका था। वह अपने मालिक की ऐसी हालत देखकर इतना ज्यादा बौखलाया था कि आज वह यहाँ से किसी को जिंदा नहीं लौटने देगा। एक ही क्षण में, बस कुछ सेकंड लगे होंगे, उसने वहां लाशों की ढेर लगा दी थी, लेकिन अब भी उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वह उन में से मरे हुए लोगों को भी चिथड़े चिथड़े कर अलग कर रहा था। वहीं उसे इतना ज्यादा गुस्सा करता देखकर तेजस्विनी प्यार से उसे बुलाती है। दानियल, यहाँ आओ। अब बस करो, शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी बातों को सुनकर वह खुखार हुआ शेर एकदम बिल्ली के बच्चे की भांति शांत हो जाता है। वह अपने पालक माँ की आवाज सुनकर बिल्कुल आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पास आ जाता है और उसके पैरों को चाटना शुरू कर देता है। वहीं उसे इस तरह करता देखकर तेजस्विनी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगती है और बोलती है, बच्चा तुम ठीक हो, तुम यहाँ कैसे आए? वहीं मानो उसके सवालों को सुनकर
वह उसे देखकर धीरे से दहाड़ मारता है, जिसे सुनकर वह समझ जाती है कि वह उसे यहाँ सूंघते हुए आया है। भले ही तेजस्विनी उससे कितनी भी दूर हो, वह उसे सूंघकर समझ सकता था कि वह कहाँ है। वहीं तेजस्विनी उसे अपने गले से लगा लेती है और दानियल मानो उसे उसकी माँ मिल गई हो। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। वह भी तेजस्विनी के गले लगकर बहुत ज्यादा शांत महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद वह उसे ऐसे ही गले से लगाए हुए बोलती है, दानियल बच्चा, अब तुम जाओ। और मेरी बात ध्यान रखना, इधर साइड में बिल्कुल नहीं आना। तुम जंगल के अंदर ही सुरक्षित रहोगे। अगर तुम बाहर आए तो लोगों की नज़र तुम पर पड़ जाएगी और वह तुम्हें देखकर डर जाएंगे, जिस वजह से वह तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। उसकी एक एक बात को मानो दानियल बिल्कुल किसी अच्छे बच्चे की तरह समझ रहा था। वह अपना सर हाँ में हिला देता है। वही उसे इस तरह से हाँ बोलता हुआ देखकर तेजस्विनी के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वाकई में उसका यह नन्हा बच्चा बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था। अगर वह आज यहाँ न होता तो तेजस्विनी को बहुत अच्छी खासी चोट आ जाती। वह इन लोगों के हाथों मारी तो नहीं जाती, उसे इतना यकीन था। लेकिन हाँ, वह जख्मी जरूर हो जाती। लेकिन आज उसके इस प्यारे से नन्हे शेर ने उसे उन लोगों से बचा लिया था। जब भी तेजस्विनी ऐसी किसी परिस्थिति में पड़ती थी तो अचानक से यह फरिश्ता बनकर उसके सामने आ जाता था। जानवर इंसानों से कई गुना अच्छे होते हैं। वह अपने ऊपर किए गए एक उपकार को पूरी जिंदगी भर कर्ज की तरह निभाते रहते हैं। उस दिन तेजस्विनी ने उस नन्हे शेर को बचाकर उस पर एक उपकार किया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह शेर पूरी जिंदगी भर के लिए उसकी सुरक्षा करता चला आया। आज तक जितनी भी प्रॉब्लम आई वह उसे बिल्कुल ऐसे खत्म कर देता था जैसे मानो वह उसका बड़ा भाई हो। और प्रॉब्लम आने पर पता नहीं कैसे उसे अपने आप सब कुछ पता चल जाता था। उसने कई बार उन लोगों को जान से मार डाला था जो छिपकर तेजस्विनी पर अटैक करने आते थे। इस बात का पता तेजस्विनी को भी नहीं होता था। उनके मरने के बाद ही उसे पता चलता था कि यह लोग उस पर अटैक करने आए थे और दानियल ने उसे मार डाला। सच में यह उसके लिए एक फरिश्ते की तरह था। उसकी ताकत पाकर ही तेजस्विनी और ज़्यादा बलशाली हो चुकी थी, जिस वजह से उसे कभी किसी से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे पता था कि उसे सुरक्षित रखने वाला उसका नन्हा सा वह प्यारा बच्चा अभी मौजूद है। और जब तक वह है उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता है। वहीं दानियल अपनी माँ के पैरों पर ऐसे लिपटा था मानो जैसे उसे छोड़ने वाला नहीं हो।
और उसे शिकायत कर रहा था कि तुम इतने दिनों बाद क्यों मुझसे मिलने आई। उसकी ऐसी हरकत को देखकर तेजस्विनी के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वह उसे बोलती है कि बच्चा अब जाओ, मैं तुमसे जल्दी ही मिलने आऊंगी। हम अपनी जगह पर मिलेंगे, तुम्हें तो पता है ना हमारी सीक्रेट जगह क्या है। उसकी बातों को सुनकर दानियल जल्दी से अपना सर हिलाने लगता है तो तेजस्विनी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। तेजस